हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी IBO 4 की यूनिट 16 एक्सपोर्ट असिस्टेंस इन इंडिया। तो नॉर्मली हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते क्यों हैं एक्सपोर्ट को? क्योंकि हर कोई कंट्री चाहती है अपनी इंपोर्ट्स नीड के लिए जो पेमेंट चाहिए होती है उनको फुलफिल कर सके। अगर कोई फॉरेन प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, तो उसके लिए भी उसे फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है, उनको फुलफिल कर सके। क्योंकि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो आप दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। जो आपकी इंटरनेशनल नीड्स होती है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं या आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस चीज़ के लिए आप फंडिंग या मॉनेटरी जो आप फंड प्रोवाइड करते हैं वो नहीं कर पाओगे। तो नॉर्मली जो आपका इम्पोर्टेंस है एक्सपोर्ट असिस्टेंस का, तो सिंपली ये होता है कि आपको अर्न करना होता है फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज आप तभी अर्न कर पाओगे जब आप मैक्सिमम असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे अपने एक्सपोर्टर्स को। और दूसरा होता है फुलफिल फॉरेन नीड्स, मतलब जैसे कोई आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आप मिलकर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो वहाँ पर आपको फॉरेन रिजर्व की नीड होती है। तो इन सभी चीज़ों को ही फिलफिल करने के लिए हम एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ 3 मेन सेगमेंट। तो अब जो इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, ये नॉर्मली 3 सेगमेंट पे काम करती है। मतलब ये 3 तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट के लिए। तो पहला होता है पॉलिसी फॉर इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन एक्सपोर्ट सेक्टर। तो पहला होता है कि इसके अंदर पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं। क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तभी आपका एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा। दूसरा होता है प्राइस सपोर्ट। प्राइस सपोर्ट मतलब आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिस गुड्स का, उसके प्राइस के लिए उन्हें सब्सिडी दी जाती है, वो चाहे फिजिकल इंसेंटिव दिए जाते हैं, रिबेट दी जाती है टैक्सेस में, जिसके थ्रू वो अपने जो प्राइस को कह सकते हैं मिनिमम कर सकें, इस लेवल पे कम्पिटिटिव कर सकें कि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को कम्पीट कर पाएँ इजिली। क्योंकि जब इनके प्राइस कम होंगे तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टे कर पाएंगे, कॉम्पिटिशन कर पाएंगे। तीसरा होता है मार्केटिंग मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग मार्केटिंग एफर्ट्स बाय द एक्सपोर्ट सेक्टर। इसके अंदर आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसके थ्रू आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, किस तरह आपको काम करना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। हम बात करते हैं एक्सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन बेस फॉर एक्सपोर्ट। तो सबसे पहली चीज़ हमें होती है कि हमें अपना जो प्रोडक्शन बेस होता है उसको बढ़ाना होता है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट तभी बढ़ाएंगे जब हमारे पास सरप्लस ज़्यादा से ज़्यादा होएगा। अगर हमारे पास सरप्लस ही नहीं है तो हम किसी भी कंडीशन में अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते। तो इसके अंदर कुछ पॉलिसीज बनाई गई जिसके थ्रू कह सकते हैं रिबेट दी जाती है या कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को कि वो अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। तो सबसे पहला होता है इसमें रिलैक्सेशन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज पॉलिसी, MRTP, FEMA, फॉरेन कोलाब्रेशंस। तो इससे पहले आपके अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो उस टाइम तक आपकी जो पॉलिसीज़ थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे आपके बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर कि आप इस सेक्टर में ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर उनकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, या उनका जो पेपर वर्क था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता। तो उन चीज़ों को कम किया गया, उनको कह सकते हैं उनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करी गई कि अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो आप इसको कम से कम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लाइसेंस ले सकते हैं। इसका जो प्रोसीड्यूर था, जो इसका कह सकते हैं एक तरीका था इस चीज़ को लेने का, उसको सिंपल किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर उस चीज़ में आ सकें, उनका लाइसेंस ले सकें और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। आपका MRTP है, फ़ॉरन है, फ़ॉरन कोलाब्रेशंस है, FEMA है। मतलब ये कुछ एक्ट्स बनाए गए जो कि आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे आपके एक्सपोर्ट के लिए। पहला पॉइंट था ये। दूसरे में बात करते हैं लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आप एक्सपोर्ट तभी करोगे जब आप मैन्युफैक्चर करोगे कोई गुड्स को, और उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स की नीड होती है। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं या कैपिटल गुड्स ऐसी होती हैं जिनको कि हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना होता है। तो उन गुड्स जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, या मशीन्स आपकी, जिनको कि आप जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ थी, जो कह सकते हैं टैक्सेस पे किया करते थे, उनको कम किया गया। इसके अंदर आपकी EPCG एक स्कीम लॉन्च करी गई। इसके अंदर कह सकते हैं कि जो भी वो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर उन्हें कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी होती। इसमें बस ये होता है हमारा एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जितनी भी ड्यूटी सेव करता है EPCG के मेथड से या EPCG के अंदर, उसके अंदर उसी जो उसकी ड्यूटी होती है उसके 6 गुना उसे 6 साल के अंदर दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना होता है।
तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसके थ्रू एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट किया जाए, एफर्ट प्रोवाइड किया जाए उन्हें एक्सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट था आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। मतलब ये सारे ऐसे जोन्स बनाए गए, ऐसे एरिया बनाए गए जो नॉर्मली एक्सपोर्ट के लिए ही बनाए गए। इनके अंदर आप कह सकते हैं टोटल वर्क एक्सपोर्ट के लिए किया जाता था। और अगर कोई भी आपका एक्सपोर्टर है, इन सेक्टर्स में, इन फील्ड्स में काम करता है, इन यूनिट्स को बनाता है, इनके लिए सर्टिफिकेट लेता है, तो उसे बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता था या उसे फैसिलिटीज़ एडिशनल दी जाती थी, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, जो भी उस असिस्टेंट था और सभी के मुकाबले ज़्यादा दिया जाता था। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे वो इस लाइसेंस यूनिट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लाइसेंस लेने लगे, उनका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, क्योंकि इन सभी के अंदर उन्हें बहुत सारे पर्क्स मिलने लग गए थे, उन्हें ड्यूटीज़ कम पे करनी पड़ा करती, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से ज़्यादा मिल रहे थे, इनके थ्रू जो प्रॉफिट हुआ करता उसमें वो टैक्स रिबेट ले लिया करते। तो ये सब बेनिफिट देने लगे अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, मतलब जो हमारा बेस था एक्सपोर्ट का उसको बढ़ाने के लिए। फोर्थ पॉइंट आपका एश्योर्ड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब इसके अंदर रॉ मटेरियल्स को जो सप्लाई थी उसको एश्योर किया गया कि अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो सके, क्योंकि जब तक उनके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, फोकस किया इस चीज़ पर कि उनको जिस भी चीज़ का कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है वो उन्हें जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके लिए उन्हें कोई ड्यूटीज़ पे ना करनी पड़े। अगर कोई ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं और उस रॉ मटेरियल के लिए, तो उस ड्यूटीज़ को उन्हें रेमिशन स्कीम के थ्रू से वापस कर दिया जाए या उसे रिबेट दे दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाने लगी हमारे एक्सपोर्टर्स को कि हर तरह से उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे कि वो बस अपना एक्सपोर्ट का जो प्रोडक्शन बेस होता है उसको बढ़ाएं। इसके बाद आता आपका स्टार एक्सपोर्ट हाउस। इसके अंदर आपके एक्सपोर्ट हाउसेस को लाइसेंस दिया जाने लगा, उनको स्टार की रैंकिंग दी जाने लगी, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार या 5 स्टार तक आपके मैक्सिमम होते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस। इनके अंदर इनकी जो कैटेगरी थी, अगर आप 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है तो आपका जो प्रीवियस FOB है या आपका जो करंट ईयर का जो टर्नओवर है एक्सपोर्ट का वो 15 करोड़ तक होना चाहिए। अगर आप 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हैं तो आपका 100 करोड़ तक होना चाहिए। अगर आप 3 एक्सपोर्ट हाउस हैं तो आपका 500 करोड़ होना चाहिए। अगर आप 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस के अंदर आते हैं तो आपका 1500 करोड़ होना चाहिए। और अगर आप 5 स्टार हाउस के अंदर आते हैं तो आपका 5000 करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इन एक्सपोर्ट हाउसेस का मतलब क्या है स्टार्स का, क्योंकि इसमें यह था कि जो जितना एक्सपोर्ट करेगा उसे उतने ज़्यादा कह सकते हैं रिबेट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, प्रिविलेज मिलेगी एक्सपोर्ट के लिए। तो हर एक्सपोर्ट हाउस अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता था, क्योंकि वो जितना एक्सपोर्ट करेगा उतनी ही उसे कह सकते हैं फ्री हैंड मिलेगा अपने एक्सपोर्ट को करने के लिए, प्रिविलेज मिलेंगे उसके एक्सपोर्ट को, उसको इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलेंगे, एग्जाम्पशंस मिलेंगे, या कह सकते हैं उसे ज़्यादा जो उसके लाइसेंस होते थे, ऑथराइजेशन होता है, उन सभी को वो ईजिली ले पाएगा। तो अब स्टार एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जितना वो एक्सपोर्ट करेंगे अब उन्हें उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं इंसेंटिव, बेनिफिट या टैक्स रिबेट मिलेगी। अब प्रिविलेज कौन थे स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस के, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर एक्सपोर्टर्स ने अपना जो प्रोडक्शन बेस था या एक्सपोर्ट करने की वॉल्यूम थी उसने क्यों बढ़ाया। तो पहला पॉइंट है 2 स्टार हाउसेस एंड अबव परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस। अब आपके जो 2 स्टार हाउस या इससे ऊपर के जितने भी थे आपके एक्सपोर्ट हाउस, उनको परमिशन दे दी गई, वो अपने खुद के एक्सपोर्ट वेयर हाउस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, अगर आप 2 स्टार तक की रेटिंग तक पहुंच जाते हैं तो आप अपने खुद के एक्सपोर्ट हाउस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, एग्जाम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग बैंक गारंटी इन द स्कीम अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब आप अगर एक्सपोर्ट हाउस जो आप ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाने लगी कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने कोई ना कोई बैंक गारंटी बैंक के पास रखनी होती है एज अ कोलेट्रल अपनी पेमेंट के लिए, या अगर आप कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से मंगाते हैं तो उसके कोलेट्रल के लिए। तो यहाँ पर उस कोलेट्रल को ख़त्म कर दिया गया कि अगर आप स्टार एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जो कोलेट्रल देना होता है, आपके जो बैंक गारंटी देने होते हैं, उससे आपको एक तरह से रिबेट मिल गई। आपका जो नॉर्मल रिपेयरमेंट टाइम था वो 180 डेज से 360 डेज तक का हो गया। कह सकते हैं जो पेमेंट का टाइम होता है वो बढ़ गया। 100% रिटेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन EEFC अकाउंट। अब आपका जो फॉरेन एक्सचेंज आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, मतलब 100% आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ये था कि आप एक लिमिट के अंदर ही फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रख सकते हैं, उसका अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम बैंक। अब इसके अंदर जब हम
एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बैंक को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं अपनी पेमेंट्स के लिए कि वो किस तरह इम्पोर्टर से पेमेंट को लेगा, या अगर हम कोई फाइनेंस ले रहे हैं तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए, नेगोशिएशन की गई डॉक्यूमेंट्स की, जो कि हम बैंक को देते थे। नेक्स्ट आपका फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउट नॉर्म्स ऑन प्रायोरिटी विद इन 60 डेज। अब आपका जो फिक्सेशन क्या करते हैं, आप इनपुट आउट नॉर्म्स की वो आप 60 डेज के अंदर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कर सकते थे। अब आपका जो ऑथराइजेशन होता है, लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट होते थे, इन सभी को आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे वेरीफाई ऑथराइज कर सकते थे। इसके लिए अब अगर आप एक्सपोर्ट हाउस के थ्रू ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए या ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करनी होती थी। तो ये कुछ प्रिविलेज थे स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस के। तो सबसे पहला स्टेप ये था, इसके अंदर 5 पॉइंट थे जिसके थ्रू की प्रोडक्शन बेस को बढ़ाया गया एक्सपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं रेंडरिंग एक्सपोर्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव, कि किस तरह उनके प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब आपके प्राइस कम होंगे तभी दूसरी कंट्रीज आपके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगी। तो इसके अंदर आपके दो आते हैं, एक आता है फिस्कल इंसेंटिव, दूसरा आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फिस्कल में होता है कि किस तरह जो टैक्स पेस करते हैं उन चीज़ों को उसमें हेल्प करी जाए, उनके टैक्स को कम किया जाए, जो ड्यूटीज़ पे करते हैं उस चीज़ को कम किया जाए। और फाइनेंशियल में होता है कि उनको फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, फाइनेंस लोन दिया जाए, हेल्प करी जाए एज अ फाइनेंस, कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, अपने मैनेजमेंट को बढ़ा सकें, अपनी मशीनरी को, कैपिटल गुड्स को डेवलप कर सके मैक्सिमम एक्सपोर्ट के लिए। अब फिस्कल में पहला आता है ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है कि जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ड्यूटी पे करनी होती है अपने एक्सपोर्ट के लिए। तो इसके अंदर बात करी गई कि अब आप जो ड्यूटीज पे करते हैं उस ड्यूटी को आपको या तो वापस कर दिया जाता था या उस ड्यूटी को ख़त्म कर दिया जाता था। तो नॉर्मली ड्यूटी किस पे हुआ करती है, जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट भी करते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स को दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उन दोनों कंडीशन में आपकी जो ड्यूटी लगा करती, चाहे आप दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपकी ड्यूटी लगी, या जब आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ ड्यूटी लगी, इन दोनों ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, ड्रॉबैक कर दिया गया। मतलब अगर आपको ड्यूटी पे कर रहे हैं तो जैसे ही आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट होगा वो ड्यूटी आपको रिबेट या रिफंड कर दी जाएगी। दूसरा था आपका सेंट्रल एक्साइज रिबेट। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट था सेम एज इट इज़ आपका ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर ही आता है ये। इसके अंदर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर हम ड्यूटी लगाते हैं, आपके जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है जब आप दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। एक तरह से आपकी कस्टम ड्यूटी हुआ करती है। कस्टम ड्यूटी को भी यहाँ पर कह सकते हैं ख़त्म कर दिया गया, रिबेट दी जाने लगी हमारे एक्सपोर्टर्स को कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और उनके ऊपर जितना एक्सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर उतनी ही कम ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। अब ड्यूटी ड्रॉबैक और सेंट्रल एक्साइज रिबेट, इन दोनों के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 17 में, क्योंकि उसके अंदर इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। अब इनकम टैक्स होता है कि जब भी आप इनकम करते हैं, आप कह सकते हैं आपने कोई अर्निंग करी है तो उसके बाद आपको जो रिबेट मिलता है, कह सकते हैं कि जैसे आपका जो इनकम टैक्स स्लैब होता है कि अगर आप 4 लाख तक की आपकी अर्निंग है तो आपको अपना 10% देना पड़ेगा, अगर आप 5 लाख से ऊपर हैं तो आपको 20% देना पड़ेगा टैक्स इनकम का। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्हें जो स्लॉट्स थे उसमें रिबेट दी जाने लगी कि अगर आप इस चीज़ के अंदर अपना एक्सपोर्ट करते हो या इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ से आपकी जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप टैक्स दोगे भी तो आपका जो रेट होगा वो कम होगा। नेक्स्ट आपका सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन। सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन मतलब जब आप प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं तो उस चीज़ के ऊपर लगाया जाता था ये टैक्स। तो इस चीज़ के लिए भी उन्हें कह सकते हैं हेल्प दी जाने लगी कि आप जितनी भी आप पेमेंट लेते हैं, चाहे आप सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक से, उस पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी। ये नहीं है कि अब आपकी वैल्यू के ऊपर आपका जो पेमेंट आई है दूसरी कंट्री से या कहीं से, उसके लिए आपको कोई सेल्स टैक्स या आपको जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये थे आपके फिक्सल इंसेंटिव। फिस्कल में नॉर्मली यही बात करी गई है कि किस तरह हमारे जो उसके टैक्सेस थे, जो उसकी ड्यूटीज़ थी, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। और दूसरा था फाइनेंशियल इंसेंटिव। और फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें तो सबसे पहला है इंटरेस्ट सब्सिडी।
इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें, क्योंकि जब भी कोई एक्सपोर्ट करता है तो हो सकता है बहुत सारा फाइनेंस लेता है, लोन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक्सिम बैंक से या और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। तो यहाँ पर उन्हें हेल्प प्रोवाइड की जाने लगी। उनका जो सब्सिडी रेट था या उनका जो इंटरेस्ट रेट बनना करता लोन के ऊपर, वो कम से कम कर दिया गया। उन्हें एक तरह से उस लोन के जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाने लगी कि अगर आप एक्सपोर्ट के पर्पज़ से लोन ले रहे हैं तो जो इंटरेस्ट नॉर्मल पब्लिक देती है आपको उससे कम रेट पर ही लोन देना होगा या कम आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक तरह से यहाँ पर उन्हें कह सकते हैं एफर्ट प्रोवाइड किया जाने लगा, असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाने लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें। क्योंकि जब पहले लिया करते लोन तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी रकम चुकानी पड़ा करती एज अ इंटरेस्ट, लेकिन अब उनका जो इंटरेस्ट था उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी कि अगर आप एक्सपोर्ट के पर्पज़ से लेते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो बहुत कम रहेगा, मिनिमम चार्ज के ऊपर आपको लोन दिया जाएगा। और दूसरा था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड मीट एक्सपोर्ट। अब इसके अंदर एग्रीकल्चर आपका खेती होता है, हॉर्टिकल्चर मतलब आपकी बागवानी, आप जो फल के बगीचे लगाते हैं उनसे रिलेटेड, या मीट एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर था कि किस तरह इन चीज़ों के एक्सपोर्ट को, इनका जो प्रोडक्शन लेवल है उसको बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर कह सकते हैं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस चीज़ को डेवलप किया गया कि अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, मीट एक्सपोर्टर हैं आप, या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप किया गया, आपका मार्केट को डेवलप किया गया, आपकी पैकिंग डेवलपमेंट करी गई। क्योंकि आपके जो पैकिंग स्टैंडर्ड्स थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे, आपके क्वालिटी कंट्रोल थे या आपके जो प्लांट्स थे, मीट थी, उन चीज़ों को कह सकते हैं अपग्रेड किया गया। उन चीज़ों का पैकिंग कह सकते हैं, उनको रखने का तरीका, वेयर हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, या अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आप ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे उसको आप मैक्सिमम मशीन की वजह से करने लगे, मशीन की हेल्प से करने लगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने लग गए आपने अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया। तो इसके अंदर वो सब कुछ आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर। मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव में पहला होता है इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब इसके अंदर हमारे एक्सपोर्टर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है कम इंटरेस्ट रेट के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें ईजिली। ये आपका लोन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के लिए भी होता है और आपका प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए भी होता है। या तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए लेंगे लोन, या फिर आपने प्रिपेयर तो कर लिया है, अब उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो उस प्रोसेस पे जो आपका नीड फाइनेंस चाहिए होता है उसके लिए लेंगे। और दूसरा था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड मीट एक्सपोर्ट। तो इन सभी को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इनके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, पैकिंग की डेवलपमेंट करने के लिए ये असिस्टेंस दिया गया। अब बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग एफर्ट। अब मार्केटिंग एफर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने बात करी कि किस तरह हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उसके बाद हमने बात करी कि किस तरह उन्हें उनके जो प्राइस है उसको कॉम्पिटिटिव बनाएं इंटरनेशनल मार्केट में। अब बात करते हैं मार्केटिंग एफर्ट के बारे में। तो ये होता है कि जब आप भी कोई भी प्रोडक्ट बना लें एक्सपोर्ट के पर्पज़ से, लेकिन जब तक आपकी जो पकड़ है मार्केट में ना हो, मार्केट आपके पास अवेलेबल ना हो, आपके जो मार्केटिंग के कह सकते हैं जो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स हों, आपको उसकी नॉलेज ना हो, मार्केटिंग रिसर्च ना हो आपके पास, तो उस कंडीशन में आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे उस मार्केट में। तो इसके अंदर आपके दो काम थे या दो तरह से काम किया गया। पहला तो किया गया कि आपका मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, और दूसरा किया गया मार्केट एसेस इनिशिएटिव। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर आपके ओवरऑल मार्केट को डेवलप किया गया ओवरसीज़ मार्केट के लिए। मतलब ये क्या था कि आपको प्रोवाइड की गई डेवलपमेंट फॉर ओवरसीज़ मार्केट, कि आप जब आप दूसरी कंट्रीज़ की मार्केट में ट्रेड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, चाहे वो आपकी मार्केटिंग हो, चाहे आपकी कह सकते डिलीवरी हो, चाहे आपका वेयर हाउस हो, किसी भी तरह की हेल्प जो हुआ करती वहाँ पर, चाहे मार्केट स्टडीज़ हो, पब्लिसिटी से रिलेटेड हो, वेयर हाउस हो, शोरूम्स हो, या आपकी रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, मतलब आपका कोई भी काम जब आप दूसरी कंट्री की मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए होता है, तो वो सारी हेल्प प्रोवाइड की जाने लगी इसके अंदर। और दूसरा था आपका मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। अब इसके अंदर था कि आप उस मार्केट में किस तरह पार्ट बनोगे, वहाँ पर किस तरह फॉरेन ट्रेड कर पाओगे, आप उस मार्केट में किस तरह एंटर करोगे, तो उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाने लगा, एक तरह से कह सकते हैं हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। क्योंकि जब तक आप प्रमोशन ना करेंगे अपने प्रोडक्ट का तब तक आप दूसरी कंट्री में एंटर नहीं कर पाएंगे, उसके प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट को सेल्स नहीं कर पाएंगे। ये कह सकते हैं आपका जो इसके अंदर आपका जो असिस्टेंस था ये अवेलेबल था आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसीज़ के लिए, क्योंकि जो एजेंसीज़ आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही थी उन एजेंसीज़ को ये कह सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया। इसके अंदर आपकी इंडियन कमर्शियल मिशंस,
आते हैं वो एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं मार्केट स्टडीज़, सेटिंग अप ऑफ शोरूम्स, वेयर हाउसेज, सेल्स प्रमोशन कैंपेनियन, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड फेयर्स, ब्रांड प्रमोशन। तो मतलब ये सारे ऐसे काम थे कि हमारी गवर्नमेंट ने इन पे काम किया, इनके ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड किया कि आप दूसरी कंट्रीज में अपने शोरूम्स को खोलो, वेयर हाउस को खोलो, अपना सेल्स प्रमोशन करो, पार्टिसिपेट करो दूसरी कंट्री के ट्रेड फेयर्स में, जिसके थ्रू आपकी जो प्रोडक्ट की जो एक कह सकते हैं इमेज होती है, दूसरी कंट्री के लोगों को भी पता लगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी क्वालिटी के बारे में, आपके कंटेंट्स के बारे में। तो ये थे आपके स्ट्रेंथनिंग एक्सपोर्ट मार्केटिंग एफर्ट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।